आप सुन रहे हैं अगाथा क्रिस्टी के नॉवल एंड देन देयर वर नन का भाग 4। कौन है वो मिस्टर ब्लो? यही मैं जानना चाहता हूँ। कौन है वो? रॉजर्स का चेहरा हरकत-ज़दा था। उसके हाथ सामान साफ करने वाले कपड़े पर कसे हुए थे जो उसने पकड़ रखा था। पूर्व इंस्पेक्टर ब्लोर ने कहा, यही तो सवाल है मेरे बंदे, समझे? जज साहब ने कहा, हम में से एक। कौन? यही मैं जानना चाहता हूँ। कौन है आदमी के भेष में भेड़िया? यही तो हम सभी जानना चाहेंगे। रॉजर्स ने चतुराई से कहा, लेकिन आपको कोई ख्याल आया है मिस्टर ब्लोर? आया है ना? हो सकता है मैंने अंदाज़ा लगाया हो, मगर इसे साबित करना बाकी है। हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं बस यही कह सकता हूँ कि अगर मैं सही हूँ तो जिस आदमी की बात मैं कर रहा हूँ वो सचमुच बहुत शातिर आदमी है। बहुत शातिर। रॉजर्स ने माथे से पसीना पूछा और भराए स्वर में कहा, किसी बुरे सपने की तरह है ये सब। हाँ, ऐसा ही है। ब्लोर ने उसकी तरफ उत्सुकता से देखते हुए कहा, तुम्हारे मन में कोई ख्याल है रॉजर्स? बटलर ने इनकार में सर हिला दिया। उसने भारी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, और इसी वजह से मैं बुरी तरह से डरा हुआ हूँ कि मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने बेचैनी से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। हाँ, निकलना चाहिए, हर कीमत पर। जस्टिस वॉलग्रेव ने सोचते हुए खिड़की के बाहर देखा। वो अपनी ऐनक की डोरी से खेल रहे थे। मैं मौसम का विशेषज्ञ होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसकी संभावना बहुत कम है कि कोई नाव हम तक 24 घंटे से पहले पहुँच जाए, भले ही वो हमारी मुसीबत से वाकिफ़ हो। और ऐसा भी तभी हो पाएगा कि अगर हवा रुक जाती है तो। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने सर अपने हाथों में टिका लिया। और इस बीच हम सभी अपने अपने बिस्तरों में कत्ल कर दिए जाएंगे। मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं है। मैं तो सारी संभव सावधानी बरतूंगा कि ऐसा बिल्कुल ना हो। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के मन में ख्याल आया कि जज वॉलग्रेव जैसा बूढ़ा आदमी किसी जवान की तुलना में ज़िंदगी पर ज़्यादा मजबूती से पकड़ बनाए रखता था। अपनी पेशेवर डॉक्टरी ज़िंदगी में इस सच्चाई पर अक्सर उन्हें हैरत हुई थी। यहाँ वो थे, जज से लगभग 20 साल छोटे और आत्मरक्षा की भावना के लिहाज से कहीं ज़्यादा कमज़ोर। जस्टिस वॉलग्रेव सोच रहे थे, बिस्तरों में कत्ल कर दिया जाए। ये डॉक्टर सब एक से होते हैं, पिटाए पिटाए शब्दों में बातें करते हैं, बहुत ही मामूली दिमाग। 3 लोग पहले ही शिकार बन चुके हैं जज, ये याद रखिए। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो हमले के लिए पहले से तैयार नहीं थे। हम होशियार हैं। हम हम कर क्या सकते हैं, देर या सबेर? मेरा ख्याल है कि हम कई चीज़ें कर सकते हैं। हमें तो इसका भी अंदाज़ा नहीं कि वो कौन हो सकता है। हो, तुम्हें पता है, मैं ऐसा कतई नहीं कहता। आर्मस्ट्रॉन्ग ने जज को घूर कर देखा। क्या आपका मतलब है? आप जानते हैं? जहाँ तक असली सबूत का सवाल है, जैसा अदालत में ज़रूरी होता है, मैं मानता हूँ मेरे पास नहीं है। लेकिन इस सारे मामले पर नज़र दौड़ाते हुए मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा साफ है। हाँ, मेरा यही ख्याल है। मैं समझ नहीं पाया। मिस ब्रेंट अपने उप कमरे में सोने के लिए ऊपर चली गई थी। उन्होंने अपनी बाइबल उठाई और जाकर खिड़की के पास बैठ गई। उन्होंने बाइबल को खोला। फिर 1 मिनट तक हिचकिचाने के बाद उन्होंने उसे अलग रख दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास चली गई। उसके एक ड्रॉर से उन्होंने एक छोटी सी काली जिल्द वाली नोटबुक बाहर निकाली। उन्होंने उसे खोला और लिखना शुरू किया। एक भयानक बात हुई है। जनरल मैकार्थर गुजर गए। उनके चचेरे भाई ने एल्सी मैकफर्सन से शादी की थी। इसमें कोई शक नहीं कि जनरल का खून किया गया। खाने के बाद जज ने हमें एक बहुत दिलचस्प भाषण दिया। उन्हें पक्का यकीन है कि हत्यारा हम ही लोगों में से एक है। इसका मतलब ये है कि हम में से एक आदमी शैतान के कब्जे में है। मुझे पहले ही ये शक हुआ था। कौन है वो हम में से? वो सब खुद से यही सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ मैं जानती हूँ। वो कुछ समय तक बिना हिले डुले बैठी रहीं। उनकी आंखें गुमसुम हो गईं और उन पर एक परत चढ़ गई। हिलते हुए अक्षरों में उन्होंने लिखा, हत्यारे का नाम बेट्रिस टेलर है। उनकी आंखें बंद हो गईं। अचानक झटके से वो जगी। उन्होंने नोटबुक पर निगाह डाली। गुस्से में चीख कर उन्होंने आखिरी वाक्य के अस्पष्ट से उबड़ खाबड़ अक्षरों पर लकीर फेर दी। क्या मैंने वो लिखा था? मैं ज़रूर पागल होती जा रही हूँ। तूफान का जोर बढ़ गया। हवा मकान से टकराती हू हू करती बह रही थी। सब कोई आम बैठने वाले कमरे में थे।
वो बुझे बुझे से एक दूसरे के पास दुबके बैठे थे और चोर निगाहों से वो एक दूसरे को देख रहे थे। जब रॉजर्स चाय की ट्रे लेकर आया तो वो सब चौंक पड़े। उसने कहा, क्या मैं पर्दे गिरा दूँ? इससे थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। इस पर मंजूरी पाने के बाद पर्दे गिरा दिए गए और लैम्प जला दिए गए। कमरा पहले से कम उदास दिखने लगा। उस पर घिरी छाया कुछ कुछ हल्की हो गई। यकीनन कल तक तूफान थम जाएगा और कोई आएगा, नाव आ जाएगी। वेरा क्लैथॉर्न ने कहा, क्या आप चाय ढालेंगी मिस ब्रेंट? बुजुर्ग औरत ने जवाब दिया, नहीं, ये तुम कर दो बच्ची। चाय की केतली बहुत भारी है और मेरे 2 ऊँग के गोले गुम हो गए। कैसी मुसीबत है। वेरा उठकर चाय की मेज़ पर चली गई। चाय के प्यालों की खुशनुमा खटापटा होने लगी और वातावरण सामान्य हो गया। चाय, हर रोज़ की दोपहर वाली चाय की जय हो, फिलिप लॉम्बार्ड ने खुशदिली से टिप्पणी की। ब्लोर ने जवाब दिया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक लतीफ़ा सुनाया। जस्टिस वॉलग्रेव, जिन्हें आमतौर पर चाय पसंद नहीं थी, खुशी खुशी चुस्कियाँ लेते रहे। इस तनाव रहित वातावरण में रॉजर्स दाखिल हुआ और रॉजर्स परेशान था। उसने हल्की सी घबराहट से बिना किसी भूमिका के कहा, माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि बाथरूम के पर्दे का क्या हुआ? लॉम्बार्ड का सर झटके से ऊपर आया। बाथरूम का पर्दा? क्या मतलब है तुम्हारा रॉजर्स? वो गायब है सर, साफ साफ गुम है। मैं सभी पर्दे गिराता जा रहा था और जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो वहाँ का पर्दा था ही नहीं। क्या वो आज सुबह था? जी हाँ सर, था। कैसा पर्दा था वो? लाल रेशमी था सर, वो टाइलों से मैच खाता था। और वो गायब है? जी, गायब है सर। वो सब एक दूसरे को ताकने लगे। ब्लोर ने भारी आवाज़ में कहा, खैर जो भी हो, क्या गया जाए, पागलपन है, लेकिन सब ऐसा ही है यहाँ तो। बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को रेशमी पर्दे से नहीं मारा जा सकता, भूल जाओ उसे। बहुत अच्छा सर, ठीक है। रॉजर्स अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर चला गया। कमरे के अंदर डर का बादल एक बार फिर घेर आया था। एक बार फिर वो चोर निगाहों से एक दूसरे पर नज़र रखने लगे। रात का खाना आया, खाया गया और बर्तन वगैरह हटा लिए गए। सीधा सादा भोजन था, ज़्यादातर डब्बा बंद सामान का। बाद में बैठने वाले कमरे में तनाव बर्दाश्त के बाहर हो चला था। 9 बजे एमिली ब्रेंट उठ खड़ी हुई। मैं सोने जा रही हूँ। मैं भी सोने जाऊँगी, वेरा ने कहा। दोनों औरतें सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गईं और लॉम्बार्ड और ब्लोर उनके साथ साथ आए। सीढ़ियों के ऊपर परछत्ती पर खड़े खड़े दोनों आदमियों ने औरतों को अपने अपने कमरों में जाते और दरवाज़ा बंद करते देखा। उन्होंने 2 चिटकनियाँ लगाए जाने और ताले में चाबी के घुमाए जाने की आवाज़ सुनी। ब्लोर ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि अपने दरवाजे बंद कर लें। लॉम्बार्ड ने जवाब दिया, खैर किसी भी हालत में वो रात भर के लिए तो ठीक ठाक ही हैं। फिर वो ब्लोर को अपने पीछे पीछे लिए सीढ़ियाँ उतर गया। चारों आदमी 1 घंटे बाद सोने चले गए। वो साथ साथ ऊपर गए। रॉजर्स ने खाने के कमरे से, जहाँ वो सुबह के नाश्ते के लिए मेज़ सजा रहा था, उन्हें ऊपर जाते देखा। उसने उन्हें परछत्ती पर रुकते सुना। फिर जज की आवाज़ सुनाई दी, मुझे आप लोगों को ये क्या सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप अपने दरवाजे बंद करके उनमें ताला लगा लें। और एक काम और करें, हत्थे के नीचे कुर्सी अड़ा दें। बाहर से हैंडल को घुमाने के तरीके होते हैं। ब्लोर, तुम्हारे साथ दिक्कत ये है कि तुम बहुत ज़्यादा जानते हो, जज ने गंभीरता से कहा। गुड नाइट जेंटलमैन, आशा है हम सब कल सुबह सही सलामत मिलेंगे। रॉजर्स खाने के कमरे से आया और आधी सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसने चारों लोगों को 4 दरवाज़ों के भीतर जाते देखा और फिर 4 चटकनियाँ और 4 तालों को लगाए जाने की आवाज़ सुनी। उसने अपना सर ऊपर नीचे हिलाया। चलो ये ठीक है, वो बुदबुदाया। वो फिर खाने के कमरे में लौटा। हाँ, सुबह के लिए हर चीज़ तैयार थी। उसकी आंखें मेज़ के बीचों बीच शीशे की तख्ती और चीनी मिट्टी की 7 छोटी आकृतियों पर जा टिकी। अचानक एक मुस्कान ने उसके चेहरे को बदल कर रख दिया। मैं देखूंगा कि हर हाल में आज रात कोई किसी किस्म की चाल नहीं चलता। कमरा पार करके उसने छोटे स्टोर रूम के दरवाजे को बंद किया। फिर दूसरे दरवाजे से होकर हॉल में जाते हुए उसने दरवाजे को खींचा, उसमें ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। फिर बत्तियां गुल करके वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नए बेडरूम में चला गया। उसमें एक ही छुपने की जगह थी, बड़ी आदमकद अलमारी। उसने फ़ौरन उसके अंदर नज़र डाली। फिर दरवाजे को ताला लगाकर चटकनी बंद करते हुए वो सोने की तैयारी करने लगा। उसने खुद से कहा,
आज रात कोई नन्हे सिपाही वाला खेल नहीं होगा, मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया है। चैप्टर 11। फिलिप लॉम्बार्ड भोर होते ही जागने का आदी था। इस सुबह भी उसने यही किया। एक कोहनी के बल पर खुद को आधा उठाकर उसे कान लगाकर सुना। हवा थोड़ी बहुत धीमी पड़ी थी, लेकिन उसका बहाव नहीं रुका था। बारिश की उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। 8 बजे हवा का जोर और बढ़ गया, लेकिन लॉम्बार्ड ने उसे नहीं सुना। वो गहरी नींद सोया पड़ा था। 9:30 बजे वो अपने बिस्तर के किनारे बैठकर अपनी घड़ी को देख रहा था। उसने उसे कान से लगाया। फिर उसके होठ उस अजीब सी भेड़िए जैसी मुस्कान में दांतों से पीछे को फैल गए जो उसकी खासियत थी। उसे बहुत धीमे स्वर में कहा, मेरा ख्याल है अब इसके बारे में कुछ करने का वक्त आ गया है। 10:25 पर वो ब्लोर के कमरे के बंद दरवाजे को खटखटा रहा था। ब्लोर ने सावधानी से दरवाज़ा खोला। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें नींद से अब भी धुंधली थी। उठने का इरादा नहीं है तुम्हारा? खैर, इससे पता चलता है कि तुम्हारी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है। क्या बात है? किसी ने बुलाया तुम्हें? चाय वाय दी? पता है समय क्या हुआ? ब्लोर ने अपने कंधे के ऊपर से अपने पलंग के बगल में रखी छोटी सी घड़ी पर निगाह डाली। 10:25। मुझे विश्वास नहीं होता मैं इस तरह सो सकता हूँ। रॉजर्स कहाँ है? फिलिप ने कहा। वही किस्सा है, गूंज जवाब देती है कहाँ। क्या मतलब? लॉम्बार्ड ने जवाब दिया। मतलब है कि रॉजर्स गायब है। वो ना तो अपने कमरे में है और ना कहीं और रसोई में आग भी नहीं जली, चाय की केतली भी नहीं चढ़ी है। ब्लोर ने दबी आवाज़ में कोसा। होगा कहाँ वो? बाहर टापू में कहीं होगा। रुको, मैं जरा कपड़े पहन लूँ। देखो अगर और लोगों को कुछ पता हो। फिलिप लॉम्बार्ड ने सर हिलाया और बंद दरवाज़ों की कतार के साथ साथ पड़ा। उसे आर्मस्ट्रॉन्ग को उठा हुआ और लगभग तैयार पाया। जस्टिस वॉलग्रेव को ब्लोर की तरह नींद से जगाना पड़ा। वेरा कैलेथॉन तैयार थी। एमिली ब्रेंट का कमरा खाली था। ये छोटा सा दल घर को छानता चला। रॉजर्स का कमरा, जैसा कि फिलिप लॉम्बार्ड ने देख लिया था, खाली था। बिस्तर सोया गया लग रहा था और उसका हजामत का सामान गीला था। वो जागा तो ठीक ठाक था, लॉम्बार्ड ने कहा। वेरा ने धीमी आवाज़ को दृढ़ और मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम ये तो नहीं सोचते कि वो कहीं छुपा हुआ हमारा इंतज़ार कर रहा है? लॉम्बार्ड ने जवाब दिया, सुनो, मैं किसी के बारे में कुछ भी सोचने को तैयार हूँ। मेरी राय है कि जब तक वो मिल ना जाए हम साथ रहें। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, वो बाहर टापू पर कहीं होगा। ब्लोर, जो बिना दाढ़ी बनाए लेकिन कपड़े पहनकर उनके बीच आ गया था, बोला, मिस ब्रेंट कहाँ गायब हो गई हैं? ये अलग रहस्य है। लेकिन जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, एमिली ब्रेंट सामने के दरवाजे से अंदर आई। उन्होंने एक बरसाती पहन रखी थी। समुद्र में पहले जैसी ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आज कोई नाव समुद्र में निकलेगी। तो क्या आप टापू पर अकेले घूमती फिरती रही हैं? क्या आपको एहसास नहीं कि ऐसा करना बहुत बेवकूफ़ी का काम है? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैंने बहुत सावधानी बरती थी। हाँ, रॉजर्स को देखा है आपने? रॉजर्स? नहीं, आज सुबह मैंने उसे नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? जस्टिस वॉलग्रेव दाढ़ी बनाकर, कपड़े पहनकर, नकली दांत सही जगह लगाए हुए सीढ़ियाँ उतरे। वो खाने के कमरे के खुले दरवाजे तक गए और बोले, हाँ, नाश्ते के लिए मेज़ सजा दी है उसने। हो सकता है ये काम वो रात में ही कर दिया हो। वो सब कमरे के अंदर चले आए। प्लेटें और छुरी कांटे करीने से सजे हुए थे। साइड बोर्ड पर कप की कतार थी और कॉफ़ी के बर्तन के लिए छोटी छोटी चटाइयाँ भी तैयार थी। सबसे पहले वेरा का ध्यान गया। उसने जज की बाह पकड़ ली और उसके मजबूत हाथों की पकड़ से बूढ़े जज वॉलग्रेव चूक उठे। वो चीनी मिट्टी के फौजी, देखो। मेज के पीछों पीछ सिर्फ 6 पुतले रखे थे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने उसे ढूंढ लिया। वो अहाते के उस पार छोटे से धुलाई घर में था। रसोई की आग जलाने के लिए वो लकड़ी चीर रहा था। छोटा सा गंडासा अब भी उसके हाथ में था। इससे बड़ा और भारी एक और गंडासा दरवाजे से टिका था। उसकी धातु पर खून जमा हुआ था। उसकी धार रॉजर्स के सर के पीछे के गहरे जख्म से मेल खा रही थी। बिल्कुल साफ है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा। हत्यारा दबे पांव उसके पीछे आया होगा। उसने एक बार गंडासे को झुलाकर इसके सर पर उससे चोट की होगी जब ये झुका हुआ होगा। ब्लोर रसोई की आटा छलनी और गंडासे के हत्थे के साथ जुटा हुआ था। जस्टिस वॉलग्रेव ने पूछा, डॉक्टर, क्या इसमें बहुत बल लगा होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग ने गंभीर स्वर में कहा, कोई औरत भी ये कर सकती थी, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो।
उन्होंने तेजी से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वेरा क्लैथॉन और एमिली ब्रेंट रसोई में चली गई थी। ये लड़की बड़ी आसानी से कर सकती थी। वो चुस्त कसरती किस्म की है। देखने में मिस ब्रेंट नाजुक लगती हैं, लेकिन उस किस्म की औरत में काफ़ी मजबूती होती है। और ये भी याद रखिए कि जो भी मानसिक रूप से बीमार हो उसमें काफ़ी दबी हुई ताकत भी होती है। जज ने सोचते हुए सर हिलाया। ब्लोर सांस छोड़कर उठा। उसने कहा, उंगलियों के निशान नहीं है। हत्या को बाद में पहुंच दिया गया था। हंसी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वो तेजी से घूमे। वेरा क्लैथॉन आहते में खड़ी थी। वो हंसी के बेलगाम झटकों के बीच ऊंची तीखी आवाज़ में चिल्लाई, क्या वो इस टापू पर मधुमक्खियाँ भी पालते हैं? ये बताओ मुझे। हम शहद के लिए कहाँ जाते हैं? हा हा हा। वो बिना समझे उसे घूर कर देखते रहे, मानो वो ठीक ठाक संतुलित लड़की उनकी आंखों के सामने पागल हो गई थी। वो उसी ऊंची अस्वाभाविक आवाज़ में कहती रही, इस तरह मत घूरिए जैसे आपने सोचा कि मैं पागल हूँ। जो मैं पूछ रही हूँ वो सही दिमाग की बात है। मधुमक्खियाँ, छत्ते, मधुमक्खियाँ। ओह, क्या आप समझते नहीं? आपने वो बेवकूफ़ी भरी तुकबंदी नहीं पढ़ी? आप सबके सोने के कमरे में टंगी है। वहाँ आपको पढ़ने के लिए लगाई गई है। अगर हम में कुछ अक्ल होती तो हम सीधे यहाँ आते। 7 नन्हे फौजी लड़के काट रहे थे लकड़ी, और उसका अगला छंद मुझे पूरी तुकबंदी याद है। 6 नन्हे फौजी लड़के खेल रहे थे छत्ते से, और इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या वो इस टापू पर मधुमक्खियाँ पालते हैं? है ना मज़ेदार? है ना खूब मज़ेदार? और वो फिर बेलगाम ढंग से हंसने लगी। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग आगे बढ़े। उन्होंने हाथ उठाया, उसके गाल पर एक चाटा रसीद दिया। उसने झटके से सांसें खींची, हिचकी ली, थूक निकला। पल भर में वो निश्चल खड़ी रही, फिर बोली, शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ एक बार फिर शांत और नियंत्रित थी, खेल कूद सिखाने वाली कुशल अध्यापिका की आवाज़। वो मुड़ी और आता पार करके किचन में जाते हुए बोली, मिस ब्रेंट और मैं आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। क्या आप आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ ला सकते हैं? डॉक्टर के हाथ का निशान उसके गाल पर लाल लाल उभर आया था। उसके किचन में जाते ही फ्लोर ने कहा, खैर, आपने इस मामले का निपटारा ठीक किया डॉक्टर। आर्मस्ट्रॉन्ग ने खेद भरे स्वर में कहा, करना पड़ा। सारी चीज़ों के ऊपर इस तरह आपा खो देने को झेलना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो आपा खो देने वालों में से नहीं है, फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने रजामंदी जाहिर की। हाँ, बिल्कुल नहीं। अच्छी, हेल्दी, समझदार लड़की है। बस अचानक सदमे का असर था। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। मर जाने से पहले रॉजर्स ने काफ़ी लकड़ी चीर दी थी। उन्होंने उसे उठाया और रसोई घर में ले गए। वेरा और एमिली ब्रेंट काम में जुटे थे। मिस ब्रेंट स्टोव की राख झाड़ रही थी और वेरा खाने की चीज़ें तैयार कर रही थी। एमिली ब्रेंट ने कहा, शुक्रिया, हम जल्दी से जल्दी काम कर लेंगे, आधे पौने घंटे में। केतली के पानी को उबालना भी तो होगा। पूर्व इंस्पेक्टर ब्लोर ने धीमी बैठी हुई आवाज़ में फिलिप लॉम्बार्ड से कहा, पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? चूँकि तुम मुझे बताने ही जा रहे हो, इसलिए अटका लगाना बेकार है। बोलो। पूर्व इंस्पेक्टर ब्लोर लगन वाला आदमी था। बारीक चोट समझना उसके बूते के बाहर था। वो अपने भारी अंदाज में कहता रहा, अमेरिका में एक मामला था। बूढ़ा उसकी बीवी दोनों कुल्हाड़ी से मार डाले गए। सुबह का समय। घर में बेटी और नौकरानी के सिवा और कोई नहीं। साबित हुआ कि नौकरानी नहीं कर सकती थी। लड़की गैर शादीशुदा इज्जतदार अधेड़ोमल की थी। हाँ, विश्वसनीय लगता था। इतना कि उन्होंने उसे बरी कर दिया, लेकिन उन्हें और कोई जवाब नहीं मिला। वो रुका। मुझे उसी का ख्याल आया जब मैंने गंडासा देखा, और फिर जब मैं किचन में गया और मैंने उसे देखा, इतनी साफ़ सुथरी और शांत, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो लड़की इस तरह पगलाती हुई। खैर, वो कुदरती बात है, जैसी कि उम्मीद की जा सकती है। क्या ख्याल है? फिलिप लॉम्बार्ड ने नपे तुले ढंग से कहा, हो सकता है। ब्लोर आगे कहता रहा, लेकिन वो दूसरी, इतनी सलीकेदार और गंभीर, एप्रन बांधे हुए, श्रीमती रॉजर्स का एप्रन रहा होगा मेरे ख्याल से, कह रही थी, नाश्ता आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। मुझसे पूछो तो वो औरत खिसकी हुई है। बहुत सी बूढ़ियाँ कुंवारियाँ ऐसी हो जाती हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि बड़े पैमाने पर हत्या करने लगती हैं, बल्कि दिमागी तौर पर गड़बड़ा जाती हैं। दुर्भाग्य से ये ऐसी ही हो गई है। धर्म कर्म की सनक, सोचती है कि वो ईश्वर का काम कर रही है, कुछ ऐसी ही बात। वो अपने कमरे में बैठी बाइबल पढ़ती रहती है।
फिलिप लॉम्बार्ड ने लंबी सांस छोड़ी और बोला, ये तो खिसके होने का कोई पक्का सबूत नहीं है ब्लोर। लेकिन ब्लोर अपनी बात पर अड़ा रहा और फिर वो बाहर थी, बरसाती पहने, कहा कि वो समुद्र को देखने गई थी। लॉम्बार्ड ने सर सहमति में हिलाया। उसने कहा, रॉजर्स आँख के लिए लकड़ी चीरते समय मारा गया, यानी उठने के बाद लगभग फ़ौरन ही। मिस ब्रेंट को घंटों तक बाहर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मुझसे पूछो तो रॉजर्स का हत्यारा तो इस बात का बंदोबस्त करता रहा कि वो बिस्तर में लेटा खर्राटा लेता पाया जाए। ब्लोर ने कहा, आप बात समझ नहीं रहे मिस्टर लॉम्बार्ड। अगर वो औरत बेगुनाह थी तो फिर वो इतनी डरी होती कि इस तरह अकेली घूमती न फिरती। वो ऐसा सिर्फ तभी करती जब उसे पता होता कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अगर वो खुद अपराधी है। हाँ, ये एक अच्छा नुक्ता है। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। मुझे खुशी है कि तुम अब मुझ पर शक नहीं करते, लॉम्बार्ड ने कहा। ब्लोर ने कुछ शर्मिंदगी से कहा, मैंने आपके बारे में सोचना तो ज़रूर शुरू किया था। वो गन और वो अजीब कहानी जो आपने सुनाई या नहीं सुनाई, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि वो सचमुच बहुत जाहिर सी बात थी। वो रुका और उसने कहा, उम्मीद है आप मेरे बारे में भी ऐसे ही महसूस करते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए तुम्हारे अंदर काफ़ी सूझबूझ है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि अगर तुम अपराधी हो तो तुम बहुत अच्छे एक्टर हो और मैं तुम्हें सलाम करूँगा। उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी की। बस ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है ब्लोर, और ये ख्याल रखते हुए कि एक दिन और गुजरने से पहले हम दोनों शायद सिधार जाएं। ये बताओ, तुमने वो झूठी गवाही दी थी ना। ब्लोर ने बेचैनी से एक पैर से दूसरे पैर पर वजन डाला। अंत में उसने कहा, अब तो खैर बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो किस्सा ये है कि लैंडर निर्दोष था। जो गिरोह था उसने मुझे मिला लिया था और हमने मिलकर उसे कैद की सज़ा दिलवा दी थी। याद रहे, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। अगर कोई गवाही हो तो, लॉम्बार्ड ने बात पूरी की, ये तो सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच की बात है ना। खैर, उम्मीद है अच्छी रकम बनाई होगी तुमने। उतनी नहीं जितनी बनानी चाहिए थी, पर सेल का गिरोह बहुत कमीना था। अलबत्ता तरक्की मुझे मिल गई थी और लैंडर को लंबी कैद मिली और वो जेल में ही मर गया। मुझे ये तो पता नहीं था कि वो जेल में मर जाएगा, ब्लोर ने कहा। नहीं, वो तुम्हारी बदकिस्मती थी। मेरी या उसकी? तुम्हारी भी, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसी का नतीजा है कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी भी बड़ी बुरी तरह समय से पहले ख़त्म कर दी जाने वाली है। मेरी? तुम्हारा ख्याल है मैं भी रॉजर्स और उन लोगों की तरह मारा जाऊँगा? ना जी, मैं अपने सिलसिले में पूरी सावधानी बरत रहा हूँ। लॉम्बार्ड ने कहा, खैर मुझे जुए का शौक़ नहीं है, और वैसे भी अगर तुम ना रहे तो मुझे भुगतान कौन करेगा। क्या कहा मिस्टर लॉम्बार्ड? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है ब्लोर, मेरे हिसाब से तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या? तुम्हारी कल्पना की कमी तुम्हें बैठे बिठाए निशाना बना देगी। यू एन ओवेन जैसा अपराधी जब चाहे तुम्हारे गिर्द फंदा डाल सकता है या सकती है। ब्लोर का चेहरा लाल हो गया। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? फिलिप लॉम्बार्ड का चेहरा सख्त और ख़तरनाक हो गया। मेरे अंदर खुद अपनी ठीक ठाक कल्पना और सूझबूझ है। मैं पहले भी मुश्किल स्थितियां देखता आया हूँ। मेरा ख्याल है मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है मैं इससे भी निकल जाऊँगा। अंडे तले जा रहे थे। वेरा ब्रेड सेकते हुए सोच रही थी, मैंने इस तरह आपा खोने की बेवकूफ़ी क्यों की? ये गलती थी। मुझे शांत रहना होगा, शांत रहना होगा। आखिरकार उसे हमेशा अपने संतुलित रहने पर गर्व होता था। मिस क्लेथॉर्न अद्भुत थी। अपने होश कायम रखे, फ़ौरन सिरिल के पीछे तैरना शुरू कर दिया। उसके बारे में अब क्या सोचना? वो अब तो बीत चुका था। जब तक वो चट्टान तक पहुंचती, सिरिल बहुत पहले ही गायब हो चुका था। उसने महसूस किया था कि धारा उसे बहाती हुई समुद्र में और आगे ले जा रही थी, और उसने खुद को धारा के साथ पहने दिया था, तैरते हुए, जब तक कि आखिरकार नाव नहीं आ गई थी। उन्होंने उसकी हिम्मत और ठंडे दिमाग की तारीफ़ की थी, लेकिन ह्यूगो ने नहीं। ह्यूगो बस उसे देखता रहा था। हे भगवान, कितनी तकलीफ़ होती थी अब भी ह्यूगो के बारे में सोचकर। कहाँ था वो? क्या कर रहा था? क्या उसकी सगाई हुई थी? शादी की थी उसने? एमिली ब्रेंट ने तीखे स्वर में कहा, वेरा,
वो टोस्ट जल रहा है। ओह सॉरी मिस ब्रेंट, मेरा ध्यान हट गया था। एमिली ब्रेंट ने आखिरी तला हुआ अंडा निकाल कर तश्तरी में रखा। वेरा ने ब्रेड का ताज़ा टुकड़ा सेकने के लिए कांटे पर रखा और बेचैनी से कहा, आप बिल्कुल शांत हैं मिस ब्रेंट। मुझे बचपन से ही अपने होश कायम रखने और कभी बेकार के हाय तौबा ना मचाने की शिक्षा दी गई है। बचपन में दबा कर रखी गई होंगी, इससे बहुत कुछ पता चलता है। आप डरती नहीं? वो रुकी और फिर उसने जोड़ा, या आपको मरने की परवाह नहीं है? मरने की। मानो एमिली ब्रेंट के दिमाग के गटमट ठोस जमाव में एक तीखा तेज बर्मा सुराग करता चला गया। मरने की परवाह? लेकिन वे तो मरने नहीं जा रही थी। दूसरे मरेंगे, हाँ, पर वो एमिली ब्रेंट नहीं मरेंगी। ये लड़की समझती नहीं थी। एमिली डरी हुई नहीं थी। स्वाभाविक रूप से ब्रेंट परिवार के लोग डरते नहीं थे। उनके सभी रिश्तेदार फौजी लोग थे। वो बिना हिचके मौत का सामना करते थे। वो साफ सुथरी ज़िंदगी जीते थे, जैसा उन्होंने, एमिली ब्रेंट ने सर उठाकर साफ सुथरी ज़िंदगी जी थी। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए वो शर्मिंदा हो, और इसलिए कुदरती तौर पर वो नहीं मरने वाली थी। ईश्वर अपनों का ध्यान रखता है। ना तो तू रात के आतंक से डर, ना दिन में उड़ते तीर से। अब तो सवेरा हो चुका था। कोई डर नहीं था। हम में से कोई इस टापू से नहीं जा पाएगा। किसने कहा था ये? हाँ, जनरल मैकार्थर ने, जिनके चचेरे भाई ने एल्सी मैकफर्सन से शादी की थी। ऐसा लगता था कि उन्हें परवाह नहीं थी। लगा था कि उन्होंने सचमुच इस ख्याल का स्वागत किया था। दुष्ट। ऐसा महसूस करना हमेशा धर्म से डिगना था। कुछ लोग मौत को इतना मामूली समझते थे कि वास्तव में खुद अपनी जान ले लेते थे। बेatrice टेलर, कल रात उन्होंने बेatrice को अपने सपने में देखा था कि वो बाहर थी और अपना चेहरा खिड़की के शीशे पर दबाए अंदर आने की विनती करते हुए कढ़ा रही थी। लेकिन एमिली ब्रेंट नहीं चाहती थी कि वो अंदर आए, क्योंकि अगर वो अंदर आती तो कुछ भयानक हो जाता। एमिली झटके से होश में आई। वो लड़की बड़ी अजीब नज़रों से उन्हें देख रही थी। सब कुछ तैयार है ना? खैर, तो चलो नाश्ता ले चलें। नाश्ता बड़े अजीब ढंग से किया गया। हर कोई बहुत नरमी से पेश आ रहा था। क्या मैं आपको थोड़ी कॉफ़ी और दूँ मिस ब्रेंट? मिस क्लेथॉर्न, थोड़ा और है? एक और टोस्ट? 6 लोग बाहर से अपने को काबू में रखते हुए सामान्य नजर आने की कोशिश कर रहे थे, और अंदर विचार गोल मोल चक्कर काटते हुए जैसे पिंजरे में गिलहरियाँ। अब क्या? आगे क्या? कौन? किसे? क्या ये काम करेगा? क्या पता। आजमाने लायक है। अगर समय हो तो। हे भगवान, अगर समय हो। धार्मिक संकेत, यही असली बात है। उनको देखते हुए कोई मुश्किल से विश्वास करेगा। फर्ज करो मैं गलत हूँ। ये पागलपन है। सब कुछ उल्टा पलटा है। मैं पगला रही हूँ। इसे समझ नहीं पा रही हूँ। मूर्ख, उसे मेरी कही हर बात मान ली। आसान था। मुझे सावधान रहना होगा, बहुत सावधान। वो छोटे चीनी मुट्टी के पुतले, सिर्फ 6। कितने होंगे आज रात तक? ये आखिरी अंडा कौन लेगा? मामलेट? शुक्रिया। क्या मैं आपको थोड़ी सी ब्रेड दूँ? नाश्ते के वक्त आम दिनों जैसा व्यवहार करते हुए 6 लोग। चैप्टर 12। नाश्ता ख़त्म हो चुका था। जस्टिस वॉलग्रेव ने गला साफ किया। उन्होंने अपनी पतली रौबदार आवाज़ में कहा, मेरा ख्याल है उचित होगा अगर हम इस हालत पर चर्चा करने के लिए मिल बैठें। आधे घंटे बाद बैठक में ठीक रहेगा? हर एक ने सहमति प्रकट की। वेरा प्लेट्स उठाने लगी। मैं ये सब सामान उठा लेती हूँ और बर्तन धो देती हूँ। फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा, हम ये सब सामान छोटे भंडार तक ले आते हैं। शुक्रिया। एमिली ब्रेंट उठी, फिर बैठ गई। उफ, क्या हुआ मिस ब्रेंट? जज ने पूछा। माफ़ कीजिए, मैं मिस क्लेथॉर्न की मदद तो करना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्या हुआ, मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। चक्कर आ रहा है? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़े। काफ़ी स्वाभाविक है, देर से हुआ सदमे का असर। मैं आपको कुछ दे सकता हूँ जिससे? नहीं। ये शब्द उनके मुंह से किसी धमाके की तरह निकला। सब हैरत में पड़ गए। डॉक्टर का चेहरा लाल हो गया। मिस ब्रेंट के चेहरे पर झलक आए डर और संदेह के बारे में कोई भूल नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने कड़ाई से कहा, जैसा आप चाहे मिस ब्रेंट। मैं कुछ लेना नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ चुपचाप आराम से बैठूंगी जब तक कि चक्कर आना बंद नहीं हो जाता।
नाश्ते का सामान हटाकर मेज़ को साफ कर दिया गया। ब्लोर ने कहा, मैं घरेलू किस्म का आदमी हूँ मिस क्लेथॉन, मैं आपकी मदद करा देता हूँ। शुक्रिया। एमिली ब्रेंट को खाने के कमरे में अकेला बैठा छोड़ दिया गया। कुछ देर तक वो भंडार से आती हल्की हल्की आवाज़ें सुनती रहीं। सर का चकराना ठीक हो रहा था। अब उन्हें नींद सी आ रही थी, मानो वो आसानी से सो सकती थी। उनके कानों में भन भन की आवाज़ थी। क्या सचमुच कमरे में भन भन हो रही थी? उन्होंने सोचा ये मधुमक्खी जैसी है, भौरे जैसी। जल्दी ही उन्होंने मधुमक्खी को देखा। वो खिड़की के कांच पर ऊपर को रेंग रही थी। वेरा क्लेथॉन ने आज सुबह मधुमक्खियों के बारे में बात की थी, मधुमक्खियों और शहद के बारे में। उन्हें शहद पसंद था। छत्ते में शहद और खुद उसे मलमल के कपड़े से छान लो। टप टप टप। कमरे में कोई था, कोई पूरी तरह भीगा और टपकता हुआ। बेatrice टेलर नदी से वापस आई हुई। उन्हें बस अपना सर घुमाना था और वो उसे देख लेंगी, लेकिन वो अपना सर नहीं घुमा पा रही थी। अगर वो आवाज़ दें तो? लेकिन वो आवाज़ भी नहीं दे पा रही थी। मकान में कोई और नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। उन्हें कदमों की आहट सुनाई थी, हल्के घिसटते कदमों की आहट पीछे से अपनी तरफ आती हुई। डूबी हुई लड़की के डगमगाते कदमों की आहट। उनकी नाक में गीली सड़ती हुई गंध भर गई। खिड़की के कांच पर मधुमक्खी भन भन कर रही थी, भन भन। और फिर उन्होंने चुभन महसूस की, गर्दन की एक तरफ मधुमक्खी का डंक। बैठक में वो सब एमिली ब्रेंट का इंतज़ार कर रहे थे। क्या मैं जाकर उन्हें बुला लाऊं? वेरा क्लेथॉन ने पूछा। 1 मिनट, ब्लोर ने जल्दी से कहा। वेरा फिर बैठ गई। सबने सवालिया नज़रों से ब्लोर को देखा। सुनिए आप सब, मेरी राय ये है, हमें इन मौतों के लिए जिम्मेदार आदमी के लिए खाने के कमरे से अलग और कहीं खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि वही औरत है जिसकी हमें तलाश है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने पूछा, और उद्देश्य? धार्मिक सनक? आपका क्या ख्याल है डॉक्टर? संभव तो है एकदम, मुझे इसके खिलाफ कुछ नहीं कहना है, मगर एक बात ज़रूर है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। किचन में जब हम नाश्ता ला रहे थे सुबह तो वो बहुत अजीब सी थी, उनकी आंखें, उफ। उसने झुरझुरी ली। लॉम्बार्ड ने कहा, तुम उन्हें उनसे नहीं जांच सकती, अब तक हम सभी थोड़ा बहुत पगला चुके हैं। एक बात और है, ब्लोर ने कहना शुरू किया, वही हैं जिन्होंने उस ग्रामोफोन रिकॉर्ड के बाद कोई सफाई नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई थी ही नहीं। वेरा अपनी कुर्सी से हिली। उसने कहा, ये पूरी तरह सच नहीं है, उन्होंने बाद में मुझे बताया था। उन्होंने क्या बताया था तुम्हें मिस क्लेथॉन? वेरा ने बेatrice टेलर की कहानी दोहरा दी। जस्टिस वॉलग्राउंड ने कहा, बिल्कुल सीधी सादी कहानी है, मुझे खुद इसे स्वीकार करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। एक बात बताओ मिस क्लेथॉन, क्या वो इस मामले में अपने रवैये के बारे में किसी अपराध के एहसास या पछतावे की भावना से विचलित नजर आई? बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल भाव रही थी। पत्थर दिल वाली औरत हैं वो, सदाचार किस्म की अविवाहित महिलाएं, ज़्यादातर ईर्ष्या से प्रेरित। अब 11 बजने में 5 मिनट रह गए हैं। मेरा ख्याल है कि हमें मिस ब्रेंट को बुला लेना चाहिए, वो इस बैठक में शामिल हो। क्या आप कोई कदम नहीं उठाएंगे? ब्लोर ने पूछा। जज ने कहा, मैं देख नहीं पा रहा कि हम कौन सा कदम उठा सकते हैं। हमारे शक फ़िलहाल शक ही हैं। मैं डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से ये ज़रूर कहूँगा कि वो मिस ब्रेंट के रंग ढंग पर सावधानी से नज़र रखें। आइए, अब हम सब खाने के कमरे में चलते हैं। उन्होंने एमिली ब्रेंट को उसी कुर्सी में बैठे पाया जिसमें वो उन्हें बैठा छोड़ गए थे। पीछे से उन्होंने कुछ भी गलत नहीं देखा, सिवाय इसके कि लगा उन्होंने कमरे में सबके आने की आवाज़ नहीं सुनी है। और फिर उन्होंने उनका चेहरा देखा, लाल भभूका, नीले होठ और बाहर को निकली आंखों के साथ। ब्लोर ने कहा, हे भगवान, ये तो मर गई हैं। जस्टिस वॉलग्रेव ने अपनी पतली शांत आवाज़ में कहा, हम में से एक और बरी हो गया, अलबत्ता बहुत देर से। आर्मस्ट्रॉन्ग मरी हुई औरत पर झुके हुए थे। उन्होंने होठ सूंघे, सर हिलाया, पलकें उठाकर देखी। लम्बार्ड ने बेचैनी से पूछा, ये कैसे मरी डॉक्टर? जब हम इन्हें यहाँ छोड़कर गए तो ये ठीक थी। आर्मस्ट्रॉन्ग का ध्यान गर्दन की दाईं तरफ एक निशान पर लगा हुआ था। ये तो इंजेक्शन वाली सुई का निशान है। खिड़की से भनभनाहट की आवाज़ सुनाई दी। वेरा चिल्लाई, देखो, एक मधुमक्खी, एक भौरा। याद है आज सुबह मैंने जो कहा था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कठोर गंभीरता से कहा, उस मधुमक्खी ने इन्हें डंक नहीं मारा था। इंजेक्शन की सिरिंज आदमी के हाथ ने पकड़ रखी थी।
कौन सा जहर दिया गया है? जज ने पूछा। पहली नज़र में कोई साइनाइड, शायद पोटेशियम साइनाइड, एंटनी मॉर्स्टन की ही तरह। ये सांस रुकने से लगभग फ़ौरन ही मर गई होंगी। वेरा चिल्लाई, लेकिन वो मधुमक्खी, वो तो संयोग नहीं हो सकता। लॉम्बार्ड ने कहा, नहीं, वो संयोग नहीं है। ये तो हमारे कातिल की अदा है, थोड़ा मौज मज़ा लेने की खातिर। वो खिलाड़ी बनता है, जहाँ तक संभव हो अपनी उस तुकबंदी से मेल मिलाकर चलना पसंद करता है। पहली बार उसकी आवाज़ असंतुलित थी, लगभग तीखी, मानो उसकी नसें भी जोखिम और ख़तरनाक कारगुजारियों से लंबे समय तक निपटने के बाद अब आखिरकार जवाब दे रही थी। पागलपन है ये, बिल्कुल पागलपन। हम सब पागल हैं, जज ने शांत स्वर में कहा। मुझे उम्मीद है हमारे पास अब भी अपनी अपनी सोचने समझने की सलाहियत है। क्या कोई इस मकान में इंजेक्शन देने वाली सुई लाया था? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने सीधे खड़े होते हुए ऐसी आवाज़ में कहा जिसमें बहुत अधिक विश्वास नहीं था। मैं लाया था। 4 जोड़ी आंखें उन पर आ जमी। उन्होंने उन आंखों से झलकते गहरे शत्रुतापूर्ण संदेह के खिलाफ खुद को हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा, हमेशा एक इंजेक्शन साथ लेकर चलता हूँ, ज़्यादातर डॉक्टर ऐसा करते हैं। जस्टिस वॉलग्रेव ने इत्मीनान से पूछा, ठीक है, क्या आप हमें बताएंगे डॉक्टर कि वो सिरिंज अब कहाँ है? मेरे कमरे में, सूटकेस में। इस बात की जांच कर ली जाए। 5 लोग एक खामोश जुलूस की शक्ल में ऊपर गए। सूटकेस का सामान फर्श पर पलट दिया गया। इंजेक्शन वाली सीरीज वहाँ नहीं थी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने भड़क कर कहा, कोई उसे ले गया होगा। कमरे में खामोशी छा गई। आर्मस्ट्रॉन्ग खिड़की की तरफ पीठ करके खड़े थे। 4 जोड़ी आंखें शक और इल्ज़ाम से काली उन पर टिकी थी। उन्होंने वॉलग्रेव से लेकर वेरा तक नज़र घुमाई और बेबसी से कमज़ोर स्वर में कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई उसे ले गया होगा। ब्लोर लॉम्बार्ड की तरफ देख रहा था, जिसने पलट कर उसे देखा। जज ने कहा, इस कमरे में हम 5 हैं, हम में से एक खूनी है। ये हालत बहुत ख़तरनाक और गंभीर है। सब कुछ किया जाना चाहिए ताकि हम 4 जो निर्दोष हैं उनकी हिफाजत हो सके। मैं अब आपसे पूछूंगा, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, आपके पास कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? उसने जवाब दिया, मेरे पास एक छोटा सा डॉक्टरी बॉक्स है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें आपको कुछ नींद की दवाइयाँ मिलेंगी, टायनोल और सरफोनल की गोलियाँ, एक पैकेट ब्रोमाइड, सोडा बाइकार्बोनेट, एस्पिरिन और कुछ नहीं। मेरे पास कोई साइनाइड नहीं है। जज ने कहा, मेरे पास कुछ नींद की गोलियाँ हैं, सरफोनल है मेरे ख्याल से। मैं समझता हूँ कि अगर बड़ी मात्रा में दी जाएँ तो जानलेवा भी हो सकती हैं। तुम्हारे पास लॉम्बार्ड एक रिवॉल्वर है। फिलिप लॉम्बार्ड ने तीखे स्वर में कहा, अगर है तो क्या? सिर्फ ये, मेरा प्रस्ताव है कि डॉक्टर की दवाइयाँ, मेरी अपनी सरफोनल की गोलियाँ, तुम्हारी रिवॉल्वर और इसके अलावा जो भी दवाइयाँ या हथियार हों, उन्हें इकट्ठा करके एक सुरक्षित जगह रख देना चाहिए। ये सब हो जाए तो हम में से हर एक अपनी तलाशी दे, शरीर की भी और सामान की भी। लॉम्बार्ड ने कहा, मैं अपना रिवॉल्वर नहीं देने वाला। वॉलग्रेव ने तेज लहजे से कहा, मिस्टर लॉम्बार्ड, तुम काफ़ी लंबे तगड़े और ताकतवर युवक हो, लेकिन इंस्पेक्टर ब्लोर भी हट्टा कट्टा आदमी है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा उसके बीच संघर्ष का नतीजा क्या होगा, लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लोर की तरफ से मदद करने को मैं, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग और वेरा क्लेनथॉर्न होगी। तुम अब अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर तुम विरोध करोगे तो किस हद तक संभावना तुम्हारे खिलाफ होगी। लॉम्बार्ड ने अपना सर पीछे को ताना। उसके दांत लगभग गुर्राहट जैसी मुद्रा में दिखाई देने लगे। हो, ठीक है, फिर जब सब कुछ पहले ही तय कर चुके हैं आप। तुम एक समझदार युवक हो। तुम्हारा ये रिवॉल्वर कहाँ रखा है? जस्टिस वॉलग्रेव ने पूछा। मेरे बेड के बगल में मेज की दराज में। ठीक, मैं ले आता हूँ। मेरा ख्याल है ठीक यही होगा कि अगर हम तुम्हारे साथ चलें। शैतान की तरह शक्की नहीं है आप। वो गलियारे के साथ साथ लॉम्बार्ड के कमरे में गए। फिलिप कदम बढ़ाकर पलंग के बगल में रखी मेज़ तक गया और उसने झटके से दराज खोला। फिर वो गाली देते हुए पलटा। पलंग के बगल की मेज़ का दराज खाली था। तसल्ली हो गई? लॉम्बार्ड ने पूछा। उसने सारे कपड़े उतार दिए थे और बाकी 3 आदमियों ने उसकी और उसके कमरे की जमकर तलाशी ले डाली थी। वेरा क्लेथॉर्न बाहर गलियारे में थी। तलाशी इसी तरह बाकायदगी से चलती रही। बारी बारी से आर्मस्ट्रॉन्ग, जज और ब्लोर भी उसी जांच पड़ताल से गुजरे।
चारों आदमी ब्लोर के कमरे से बाहर आकर वेरा के करीब पहुंचे। बात चर्चने की। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगी मिस क्लेथॉर्न कि हम कोई छूट नहीं दे सकते। रिवॉल्वर का मिलना ज़रूरी है। तुम्हारे पास मेरा अनुमान है तैरने का लिबास तो होगा ही। वेरा ने हामी में सर हिलाया। फिर मैं चाहूँगा कि तुम अपने कमरे में जाकर उसे पहनकर बाहर चली आओ। वेरा ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मिनट भर के अंदर वो तैरने के एक चुस्त रेशमी लिबास को पहनकर बाहर आ गई। वॉलग्रेव ने सर हिलाकर मंजूरी जाहिर की। शुक्रिया मिस क्लेथॉर्न, अब तुम यहाँ इंतज़ार करो, हम तुम्हारे कमरे की तलाशी ले लें। वेरा धीरज धरे गलियारे में खड़ी रही जब तक कि वो बाहर नहीं आए। फिर वो अंदर गई और कपड़े पहनकर वहाँ चली आई जहाँ वो इकट्ठा थे। जज ने कहा, अब एक बात का हमें भरोसा है, हम में से किसी के पास कोई हथियार दवाइयाँ वगैरह नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। अब हम इन दवाइयों को किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे। मेरा ख्याल है स्टोर रूम में छुरी कांटे रखने की एक पेटी है ना? ब्लोर ने जवाब दिया। वो सब तो ठीक है, पर चाबी किसके पास रहेगी? आपके पास, मेरा ख्याल है। जस्टिस वॉलग्रेव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो स्टोर रूम तक गए, बाकी लोगों के पीछे पीछे थे। वहाँ एक छोटी सी पेटी थी जिसमें छुरी कांटे वगैरह रखे जाते थे। जज की हिदायतों के मुताबिक सारी दवाइयाँ इसमें रखकर पेटी को ताला लगा दिया गया। फिर वॉलग्रेव की अगली हिदायत के मुताबिक ये पेटी बर्तनों की अलमारी में रखकर उसे भी ताला लगा दिया गया। जज ने फिर पेटी की चाबी फिलिप लॉम्बार्ड को दी और अलमारी की चाबी ब्लोर को दी। उन्होंने कहा, तुम दोनों ही शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तुम में से किसी के लिए भी दूसरे से चाबी लेना मुश्किल होगा। हम में किसी एक के लिए ऐसा करना असंभव होगा। अलमारी या पेटी को तोड़ना शोर शराबे वाला दिक्कत का काम होगा और बिना दूसरे का ध्यान खींचे ऐसा करना मुश्किल है। वो रुके, फिर उन्होंने आगे कहा, हम अब भी एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। मिस्टर लॉम्बार्ड के रिवॉल्वर का क्या हुआ? ब्लोर ने कहा, मुझे तो लगता है कि रिवॉल्वर का मालिक ही ये बात बेहतर ढंग से बता सकता है। अरे बेवकूफ़, मैं तुम्हें बता चुका ना, किसी ने उसे चुरा लिया है। आखिरी बार उसे तुमने कब देखा था? फिलिप, कल रात जब मैं सोने गया तो वो ड्रॉर में रखा था। अगर ज़रूरत पड़े तो तैयार रहे। जज ने सर हिलाया। वो बोले, उसे आज सुबह उठाया गया होगा जब रॉजर्स को खोजने की हलचल मची हुई थी, या फिर उसकी लाश के मिलने के बाद। वो घर में ही कहीं ना कहीं छुपा कर रखा गया होगा। हमें उसको खोजना चाहिए। जस्टिस वॉलग्रेव की उंगली उनकी ठोड़ी सहला रही थी। मुझे शक है कि हमारी खोज से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हत्यारे को उसे छुपाने के लिए काफ़ी समय मिल चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो रिवॉल्वर हमें आसानी से मिलेगा। ब्लोर ने जोर देकर कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि रिवॉल्वर कहाँ है, लेकिन मैं ये बात शर्तिया जानता हूँ कि एक और चीज़ कहाँ है। इंजेक्शन लगाने की वो सुई। आइए दिखाऊं। उसने सामने का दरवाज़ा खोला और सबको अपने पीछे पीछे मकान का चक्कर लगवाकर पीछे ले गया। खाने के कमरे की खिड़की से थोड़े फासले पर उसने सिरिंज दिखाई। उसके पास ही चीनी मिट्टी का एक चूर चूर पुतला पड़ा हुआ था। छठा नन्हा फौजी। ब्लोर ने संतुष्ट स्वर में कहा, ये इसी जगह हो भी सकती थी। मिस ब्रेंट को मारने के बाद उसने खिड़की खोली और सिरिंज बाहर फेंक दी। फिर इस पुतले को उठाया और उसे भी यहाँ फेंक दिया। सिरिंज पर उंगलियों के निशान नहीं थे। उसे सावधानी से पोंछा दिया था। आइए अब हम सब लोग मिलकर रिवॉल्वर को ढूंढते हैं, जस्टिस वॉलग्रेव ने कहा। ज़रूर ढूंढिए, लेकिन ऐसा करते समय हमें सावधान रहना होगा कि सब साथ साथ रहें। याद रखिए, अगर हम अलग हो जाते हैं तो हत्यारे को मौका मिल जाता है। उन्होंने मकान को परछत्ती से लेकर तय खाने तक छान मारा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रिवॉल्वर गायब ही रहा। चैप्टर 13। हम में से एक, हम में से एक, हम में से एक। 4 शब्द लगातार दोहराए जा रहे थे। लगातार 5 दिमागों में घंटे दर घंटे बैठाए जा रहे थे। 5 लोग, 5 डरे हुए लोग। 5 लोग एक दूसरे पर नज़र रखते हुए अब अपनी घबराहट और तनाव को छुपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। अब किसी किस्म का दिखावा नहीं था। बातचीत का कोई ऊपरी मुलम्मा भी नहीं था। वो 5 दुश्मन थे जो अपनी रक्षा करने की सहज इच्छा से जुड़े हुए थे, और वो सभी अचानक मनुष्यों से कुछ कम नज़र आने लगे थे। वो लौटकर जानवरों के स्वभाव के नज़दीक पहुंचने लगे थे। सतर्क बूढ़े कछुए की तरह जस्टिस वॉलग्रेव दुबके बैठे थे।
उनका शरीर निश्चल था, आंखें तेज और चौकन्नी। पूर्व इंस्पेक्टर ब्लोर अपने रंग ढंग में और भी अंगड़ और बेढंगा दिखने लगा था। उसकी चाल धीरे धीरे धम धम करके चलने वाले जानवर जैसी थी। उसकी आंखें लाल थी। उसके चेहरे पर खूंखारपने और मूर्खता का मिलाजुला भाव था। वो किसी घिरे हुए जंगली जानवर जैसा था जो अपना पीछा करने वालों पर झपटने को आमादा हो। फिलिप लॉम्बार्ड की चेतना मंद होने की बजाय तेज हो गई लगती थी। उसके कान हल्की सी आवाज़ पर खड़े हो जाते। उसके कदम हल्के और फुर्तीले थे, शरीर चुस्त और लचीला, और वो अक्सर मुस्कुराता, अपने लंबे सफ़ेद दांतों की नुमाइश करता हुआ। वेरा क्लैथॉर्न बहुत चुप चुप थी। ज़्यादातर समय वो कुर्सी में धंस कर बैठी रहती। उसकी आंखें सीधे शून्य में ताकती और वो चकराई लगती थी। वो उस चिड़िया की तरह थी जो सर के बल कांच से टकरा गई हो और जिसे आदमी ने हाथ में उठा लिया हो, और ये चिड़िया वहीं दुबकी हो, डरी हुई, हिल ना पाती हुई, अपनी बेहरकत होने के बल पर खुद को बचाने की उम्मीद में। आर्मस्ट्रॉन्ग की नसों का हाल बुरा था। वो थिर नहीं हो पा रहे थे। उनका शरीर बार बार फड़कता और उनके हाथ कांपते। वो एक के बाद दूसरा सिगरेट सुलगाते और उसे फ़ौरन दबा कर बुझा देते। उनकी बेहरकत हालत का असर सबसे ज़्यादा उन्हीं पर हुआ लगता था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद घबराए हुए शब्दों के एक बौछार उनके मुंह से निकलती। हमें हमें यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहिए। कुछ ना कुछ निश्चय ही, कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम एक अलाव जलाएं। ब्लोर ने भारी आवाज़ में कहा। इस मौसम में? बारिश फिर तेज़ी से होने लगी थी। हवा के झंकौरे भी रह रह कर खिड़कियों से टकराते। बारिश की एकरस आवाज़ उन्हें लगभग पागल किए दे रही थी। अनकही रजामंदी से उन्होंने काम काज की योजना बनाई थी। वो सब बड़ी बैठक में एक साथ बैठते थे। एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति कमरे के बाहर जाता था। बाकी चार वहीं इंतज़ार करते थे जब तक कि पांचवा लौट ना आता। लॉम्बार्ड ने कहा, ये सिर्फ समय की बात है। मौसम साफ हो जाएगा, तब हम कुछ कर सकेंगे, संकेत दे सकेंगे, आग जला सकेंगे, बेड़ा बना सकेंगे, कुछ भी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अचानक अट्टहास करते हुए कहा, समय की बात है, समय। हम समय ही तो गवारा नहीं कर सकते। हम सब तब तक मर चुके होंगे। जस्टिस वॉलग्रेव ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनकी पतली साफ आवाज़ में आवेग भरी दृढ़ता थी। सावधान रहेंगे तो नहीं, हमें बहुत सावधान रहना होगा। दोपहर का भोजन समय से कर लिया गया था, लेकिन उसमें पहले जैसी औपचारिकता नहीं थी। पांचों लोग रसोई घर में गए। स्टोर रूम से उन्होंने डब्बा बंद भोजन की अच्छी खासी मात्रा मिली थी। उन्होंने डब्बे खोले थे और रसोई की मेज़ के गिर्द खड़े खड़े खाना खाया था। फिर झुंड की शक्ल में साथ साथ वो बैठक में लौट आए थे, वहाँ बैठने के लिए, बैठकर एक दूसरे की निगरानी करने के लिए। और अब तक जो विचार उनके दिमागों में चक्कर काट रहे थे, उनमें कुछ भी सामान्य नहीं रह गया था। उनमें बुखार की सी कैफियत थी। वो बीमार थे। वो आर्मस्ट्रांग ही है। मैंने उसे उस समय कंखी से अपनी तरफ नज़र डालते देखा। उसकी आंखें पागलों की सी हैं, पागलों की सी। शायद वो डॉक्टर है ही नहीं। हाँ, यही बात है यकीनन। वो पागल है, किसी डॉक्टर के दवाखाने से भागा हुआ, डॉक्टर बनने का नाटक करता हुआ। ये सच है। क्या मैं उन्हें बता दूँ? क्या मैं चीख पड़ूँ? नहीं, उसे सावधान करना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा वो बिल्कुल सही दिमाग वाला लग सकता है। क्या वजह है? अभी तो सिर्फ 3:15 बजे हैं। हे भगवान, हे भगवान, मैं खुद पागल हो जाऊंगा। हाँ, वो आर्मस्ट्रॉन्ग ही है। अब भी मुझे देख रहा है। वो मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। पहले भी मुश्किल हालात में रहा हूँ। वो कमबख्त रिवॉल्वर कहाँ है? कौन ले गया उसे? किसके पास है? किसी के पास नहीं है। हम ये जानते हैं। हम सभी की तलाशी ली गई थी। किसी को वो नहीं मिल सकता। लेकिन किसी को तो पता ही है कि वो कहाँ है। वो पागल होते जा रहे हैं। वो सब पागल हो जाएंगे। मौत से डरते हैं। हम सब मौत से डरते हैं। मैं मौत से डरता हूँ, हाँ, लेकिन इससे मौत का आना रुक तो नहीं जाता। मुर्दा गाड़ी दरवाजे पर है सर। कहाँ पढ़ा मैंने ये? वो लड़की। मैं उस लड़की पर नज़र रखूँगा। 4:20 बस अभी 4:20 ही हैं। शायद घड़ी रुक गई है। समझ में नहीं आता। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा हो नहीं सकता। हो रहा है। हम जाग क्यों नहीं जाते? जागो, फैसले का दिन, क़यामत का दिन। नहीं,
वो नहीं। काश मैं सोच पाती। मेरा सर, मेरे सर को कुछ हो रहा है। उफ, वो फट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इस तरह की बात हो ही नहीं सकती। क्या वजह है? हे ईश्वर, अभी सिर्फ 3:45 हैं। मुझे अपने होश बनाए रखने होंगे, होश बनाए रखने होंगे। बस मैं होश बनाए रखूं तो सब कुछ बिल्कुल साफ है। सारा हिसाब बैठा लिया गया है। लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये काम कर जाए। करना ही होगा। कौन है? यही सवाल है, कौन? मेरे ख्याल से, हाँ, मैं यही सोचता हूँ। हाँ, वही है। जब घड़ी ने 5 बजाए तो वो सभी चौंक पड़े। वेरा ने कहा, कोई चाय पीना चाहता है? एक पल खामोशी रही। ब्लोर ने कहा, मैं एक कप पी सकता हूँ? वेरा उठी। उसने कहा, मैं जाकर बनाती हूँ, आप सब यहीं बैठे रह सकते हैं। जस्टिस वॉलग्रीव ने नरमी से कहा, मेरा ख्याल है हम सब वहाँ आकर तुम्हें चाय बनाता देखना पसंद करेंगे। वेरा चौंकी। फिर एक हल्की सी तनाव भरी हुई हंसी उसके होठों से फूटी। हाँ हाँ, आप तो चाहेंगे ही। पांचों लोग किचन में गए। चाय बनी और वेरा और ब्लो ने पी। बाकी तीनों ने विस्की ली, एक नई बॉटल खोलकर। जज ने मगरमच्छ जैसी मुस्कान के साथ बुदबुदा कर कहा, हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। वो फिर वापस आकर बैठक में आ गए। हालांकि गर्मियाँ थी लेकिन कमरा अंधेरा था। लॉम्बार्ड ने बत्ती जलाने के लिए बटन दबाया लेकिन लाइट नहीं जली। कुदरती बात है, रॉजर्स के ना होने पर आज इंजन नहीं चला है। वो रुका। फिर उसने कहा, हम बाहर जाकर उसे चालू कर सकते हैं। जस्टिस वॉलग्रीव ने कहा, स्टोर रूम में मोमबत्तियों के पैकेट हैं, मैंने देखा था उन्हें, बेहतर है उन्हें इस्तेमाल कर लो। लॉम्बार्ड बाहर चला गया। बाकी 4 बैठे एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर बाद लॉम्बार्ड मोमबत्तियों का डब्बा और छोटी तश्तरी ले आया। 5 मोमबत्तियां जलाकर कमरे में यहाँ वहाँ रख दी गईं। 5:45 बजे थे। 6:20 पर वेरा को लगा कि वहाँ बैठा रहना उसकी बर्दाश्त के बाहर था। वो अपने कमरे में जाएगी और अपने को दुखते सर और कनपट्टियों पर ठंडा पानी डालेगी। वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर उसे याद आया कि उसने लौट कर डब्बे में से एक मोमबत्ती निकाली, उसे जलाया, थोड़ी सी मोम तश्तरी पर गिराई और मोमबत्ती उस पर चिपका दी। फिर वो दरवाजे को अपने पीछे बंद करते और 4 आदमियों को कमरे में बैठा छोड़ते हुए कमरे से बाहर चली गई। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे तक पहुंची। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो अचानक ठिठक कर जहाँ की तहाँ खड़ी हो गई। उसकी नाक फड़कने लगी। समुद्र, सेंट ट्रेडेनिक पर समुद्र की गंध। हाँ, वही थी। वो भूल नहीं सकती थी। बेशक टापू पर हर हाल में समुद्र की गंध आती थी, लेकिन ये अलग थी। ये वही गंध थी जो उस दिन समुद्र तट पर महसूस हुई थी। लहरें पीछे हट गई थीं और सिवार से ढकी चट्टानें धूप में सूख रही थी। क्या मैं टापू तक तैरकर जा सकता हूँ, मिस क्लेथॉन? मैं टापू तक क्यों नहीं तैर सकता? बदतमीज़, रिरियाता हुआ बिगड़ा हुआ छोकरा। अगर ये ना होता तो ह्यूगो अमीर होता, उस लड़की से शादी करने के काबिल जिसे वो प्यार करता था। ह्यूगो, यकीनन यकीनन ह्यूगो उसके बगल में था। नहीं, कमरे के भीतर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने एक कदम बढ़ाया। खिड़की से आ रही हवा ने मोमबत्ती की लौ को बुझा दिया। अंधेरे में अचानक उसे डर लगा। पागल मत बनो, वेरा क्लेथॉन ने खुद को ढांढस बंधाया। सब ठीक है, कमरे में कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। बाकी तो सब नीचे बैठे हैं, चारों के चारों। तुम हवा में कल्पना कर रही हो। लेकिन वो गंध, सेंट ट्रेडेनिक के समुद्र तट की वो गंध, वो तो कल्पना नहीं थी, वो तो सच थी। और कमरे में कोई था ज़रूर। उसने कुछ सुना था, निश्चय ही उसने कुछ सुना था। और तभी जब वो वहाँ खड़ी कान लगाए सुन रही थी, एक ठंडे चिपचिपे हाथ ने उसके गले को छुआ। एक गीले हाथ ने जिसमें समुद्र की गंध बसी थी। वेरा चीखी। वो चीखी और चीखती चली गई। बेहद खौफनाक चीखें, मदद के लिए बेलगाम हताश चीत्कार। उसे नीचे से आती आवाज़ें नहीं सुनी। कुर्सी पलटे जाने की, दरवाजे के खुलने की, सीढ़ियों पर आदमियों के दौड़ कर चढ़ने की। वो एक भीषण डर के कब्जे में थी। उसे सिर्फ इसी का आभास था। फिर उसका होश बहाल करते हुए दरवाजे में रोशनियां फड़फड़ाई, मोमबत्तियां, लोग झपट कर कमरे में आते हुए। क्या हुआ?
कैसा शोर था? कुछ बोलो भी। वो काँपी, एक कदम आगे बढ़ी और फर्श पर ढह गई। उसे बस आधा अधूरा आभास था कि कोई उस पर झुका हुआ था, कोई उसके सर को उसके घुटनों के बीच दबा रहा था। फिर एक अचानक आवाज़, एक तेज़, अरे अरे इसे तो देखो, सुनकर उसके हवास लौट आए। उसने आंखें खोली और सर उठाया। उसने वो चीज़ देखी जिसे मोमबत्ती लिए लोग देख रहे थे। समुद्री सिवार का एक चौड़ा फीता छत से लटक रहा था। वही था जो अंधेरे में उसके गले से आ टकराया था। उसी को उसने चिपचिपा हाथ समझ लिया था। मौत की दुनिया से लौटा पानी में डूबा हाथ जो उसके अंदर से उसकी ज़िंदगी निचोड़ने के लिए आया था। वो वहाँ पर खोकर हंसने लगी। उसने कहा, वो सिवार थी, सिर्फ सिवार, और यही थी वो गंध। और फिर एक बार उस पर बेहोशी सी तारी हो गई, उबकाइयों की लहरों पर लहरें। फिर किसी ने उसका सर पकड़कर उसके घुटनों के बीच दबा दिया। ऐसा लगा कि सदियां गुजर गईं। वो उसे कुछ पीने के लिए दे रहे थे, गिलास को उसके होठों से लगाते हुए। उसे ब्रांडी की महक आई। वो कृतज्ञता के साथ ब्रांडी का घूंट भरने ही वाली थी जब अचानक चेतावनी का स्वर अलार्म की घंटी की तरह उसके दिमाग में गूंजा। वो उठ बैठी, उसे गिलास पर को परे धकेल दिया। ये कहाँ से आई है? ब्लोर की आवाज़ में जवाब आया। वो बोलने से पहले 1 मिनट उसे घूरता रहा। मैं नीचे से लेकर आया हूँ इसे। मैं नहीं पीऊँगी इसे। पल भर खामोशी रही, फिर लॉम्बार्ड हंसा। उसने तारीफ के अंदाज में कहा, अच्छा किया वेरा, भले ही तुम डर से कांप रही हो पर तुम्हारे होशो हवास काबू में है। मैं एक नई बॉटल लाता हूँ जो खोली नहीं गई। वो तेज़ी से बाहर चला गया। वेरा ने अनिश्चय के साथ कहा, मैं अब ठीक हूँ, थोड़ा पानी लूँगी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसे सहारा दिया और वो हिम्मत करके अपने पैरों पर खड़ी हुई। फिर उन्हें सहारे के लिए थामे लहराती हुई वो नल तक गई। नल खोलकर उसने गिलास भरा। ब्लोर ने शिकायती स्वर में कहा, वो ब्रांडी ठीक है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया है, यही कहना चाहते हैं ना आप लोग? मैं नहीं कह रहा कि तुमने कुछ मिलाया है। तुमने किया हो या किसी और ने इस बॉटल के साथ महज इस ज़रूरत के वक्त के लिए छेड़छाड़ की हो सकती है। लॉम्बार्ड तेज़ी से कमरे में वापस आया। उसके हाथ में ब्रांडी की एक नई बॉटल थी। उसने सीलबंद बॉटल वेरा की नाक के नीचे बढ़ा दी। देख लो बॉटल, कोई धोखा नहीं है। उसने ऊपर की पन्नी हटाकर ढक्कन खोला। ये अच्छी बात है कि घर में हर तरह की शराब की अच्छी मात्रा मौजूद है। यूएन ओवेन ने बहुत ध्यान रखा है। वेरा ने जोर से झुरझुरी ली। आर्मस्ट्रॉन्ग ने गिलास थामा और लॉम्बार्ड ने उसमें ब्रांडी ढाली। इसे पी लो मिस क्लेथॉन, तुम्हें काफ़ी बुरा झटका लगा है। वेरा ने थोड़ी सी ब्रांडी पी। उसके चेहरे का रंग वापस आ गया। फिलिप लॉम्बार्ड ने हंसकर कहा, खैर ये एक हत्या है जो प्लान के मुताबिक हो ही नहीं पाई। वेरा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल है यही होना था? लॉम्बार्ड ने सर हिलाकर हामी भरी। उम्मीद यही थी कि तुम डर कर सिधा जाओगी। कुछ लोग तो चले भी गए होते। क्या ख्याल है तुम्हारा डॉक्टर? आर्मस्ट्रॉन्ग ने पक्के तौर पर नहीं माना। उन्होंने संदेह भरी आवाज़ में कहा, कहना मुश्किल है। ये जवान है, हेल्दी है, दिल की कोई कमज़ोरी नहीं, संभावना तो नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने ब्रांडी का वो गिलास उठा लिया जो ब्लोर लाया था। एक उंगली उसमें डुबोकर उन्होंने हिचकिचाते हुए उसे चखा। उनका भाव नहीं बदला। कुछ शक के साथ उन्होंने कहा, स्वाद तो ठीक है। ब्लोर नाराज़ होकर एक कदम आगे बढ़ा। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने इसके साथ छेड़छाड़ की है तो मैं आपको अब भी तारे दिखा सकता हूँ। वेरा ने, जिसके होशो हवास ब्रांडी से दुरुस्त हो गए थे, बात बदलते हुए कहा, जज वॉलग्रीव कहाँ है? तीनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा। यह अजीब है, मैंने सोचा कि वो हमारे साथ ऊपर आए थे। ब्लोर ने कहा, मैं भी यही सोचा। क्यों डॉक्टर, सीढ़ियों पर आप मेरे पीछे थे? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, मैंने सोचा वो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। बेशक वो हमारी बनिस्बत धीरे धीरे आते। वो बूढ़े आदमी हैं। उन्होंने फिर एक दूसरे को देखा। लॉम्बार्ड ने कहा, है बहुत अजीब, हमें उनको खोजना चाहिए। ब्लोर चिल्लाया और वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दूसरे उसके पीछे थे और वेरा सबसे आखिर में थी। नीचे उतरते समय आर्मस्ट्रॉन्ग ने कंधे के ऊपर से कहा, हो सकता है वो नीचे की छोटी बैठक में रुक गए हों। उन्होंने हॉल पार किया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऊंची आवाज़ में पुकारा, वॉलग्रेव, वॉलग्रेव, कहाँ हैं आप? कोई उत्तर नहीं था। बारिश के हल्के शोर को छोड़ दें तो घर में मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर बैठक के दरवाजे पर आर्मस्ट्रॉन्ग अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया।
बाकी लोग उसके पीछे इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसके कंधे के ऊपर से झाँका। किसी के मुंह से चीख सी निकली। जस्टिस वालग्रेव कमरे के आखिर में ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठे थे। उनके दोनों तरफ एक एक मोमबत्ती चल रही थी, लेकिन जिस बात से देखने वालों को धक्का लगा वो ये थी कि वो वहाँ लाल लबादा पहने और सर पर जज की विग लगाए हुए थे। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने बाकियों को वहीं रहने का इशारा किया और खुद बढ़कर उस खामोश घूरती आकृति की तरफ चले गए। उनकी चाल में शराबियों की सी लड़खड़ाहट थी। उन्होंने झुककर उस बेहलका चेहरे को जांचा, फिर तेजी से उन्होंने नकली बालों की विग उठाई। वो फर्श पर गिर गई और जज का ऊंचा गंजा माथा दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक गोल धब्बा था जिससे कुछ रिस नीचे आया हुआ था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने बेजान हाथ को उठाकर नब्ज टटोली, फिर वो दूसरों की तरफ मुड़े। उन्होंने भावहीन आवाज़ में कहा, बेजान और दूर से आती आवाज़ में, इन्हें गोली मारी गई है। ब्लोर ने कहा, हे भगवान, वो रिवॉल्वर? डॉक्टर ने उसी बेजान आवाज़ में कहा, इन्हें सर में गोली लगी, मौत फ़ौरन हो गई। वेरा ने झुक कर विग उठाई। उसने दहशत से कांपती आवाज़ में कहा, मिस ब्रेंट की गुम हुई ग्रे ऊन। ब्लोर ने कहा, और वो लाल पर्दा जो बाथरूम से गायब हुआ था, वो उन्हें इस सब की ज़रूरत इसलिए थी? अचानक फिलिप लॉम्बार्ड हंसा, ऊंची अस्वाभाविक हंसी। 5 नन्हे फौजी लड़के पढ़ने गए कानून, एक पहुंच गया अभिलेखों में, बाकी बच गए 4। लीजिए, हो गया अंत जस्टिस वालग्रेव का। अब ये कोई सज़ा नहीं सुनाएंगे। इनका काला टोपा पहनना बंद। ये आखिरी बार है जब वो अदालत लगाएंगे। अब मुकदमे का सार संक्षेप बनाना और निर्दोष लोगों को मौत के हवाले करना बंद। अगर एडवर्ड सेटन यहाँ होता तो कितना हंसता, सच कितना हंसता। उसके विस्फोट ने सबको सख्ते में डाल दिया। आज ही सुबह तुम कह रहे थे कि वही हत्यारा? फिलिप लॉम्बार्ड के चेहरे का भाव बदला, उस पर गंभीरता छा गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे पता है, मैंने कहा था। खैर, मैं गलत था। लो, हम में से एक और निर्दोष साबित हुआ, काफ़ी देर से। चैप्टर 14। वो जस्टिस वालग्रेव को उठाकर उनके कमरे में ले आए थे और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया गया था। फिर वो नीचे हॉल में चले आए थे और खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे। ब्लोर ने भारी आवाज़ में कहा, अब हम क्या करें? लॉम्बार्ड ने फुर्ती से कहा, कुछ खाएं, हमें खाना तो होगा ही। एक बार फिर वो किचन में गए। फिर एक बार उन्होंने डब्बे बंद खाना निकाला। वो मशीनी ढंग से लगभग स्वाद लिए बिना खाते रहे। अब शायद मैं ज़िंदगी भर डब्बे बंद खाना नहीं खाऊंगी। उन्होंने खाना पीना ख़त्म कर लिया और रसोई घर में रखी मेज़ के गिर्द बैठकर एक दूसरे को घूरने लगे। सिर्फ 4 बचे हैं अब हम, अगला कौन होगा? ब्लोर ने कहा। आर्मस्ट्रॉन्ग एकटक देखते रहे। उन्होंने लगभग मशीनी ढंग से कहा, हमें बहुत होशियार रहना होगा। और फिर वो रुक गए। ब्लोर ने सर हिलाया, यही वो कहते थे, और वो मर चुके हैं। मैं यही सोचता हूँ, ये हुआ कैसे? लॉम्बार्ड ने कहा, बहुत चतुराई से धोखा दिया क्या? वो सब सामान मिस क्लेथॉन के कमरे में ले जाकर रखा था और उसने वही काम किया जिसके लिए उसे रखा गया था। हर कोई ऊपर भागता है ये सोचकर कि मिस क्लेथॉन का खून हो गया है, और इस तरह हड़बोंग में किसी ने बूढ़े जज वालग्रेव को औचक में पकड़ लिया। किसी ने गोली की आवाज़ क्यों नहीं सुनी? लॉम्बार्ड ने सर हिलाया। मिस क्लेथॉन चीख रही थी, हवा का शोर था, हम लोगों ने दौड़ भाग मचा रखी थी, चीख रहे थे। नहीं, वो सुनाई नहीं देती। लेकिन ये चाल दोबारा काम नहीं करेगी। उसे अगली बार कुछ और अनज़माना होगा। शायद वो करेगा भी यही। उसकी आवाज़ में एक नागवार सी खनक थी। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को घूरा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, हम 4 हैं और हमें ये नहीं मालूम कि कौन। मैं जानता हूँ, ब्लोर ने कहा। वेरा ने कहा, मुझे ज़रा सा भी शक नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, मेरा ख्याल है मुझे वाकई मालूम है। फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे भी अच्छा खासा अंदाज़ा हो गया है। एक बार फिर उन सब ने एक दूसरे को देखा। वेरा लड़खड़ाती हुई उठी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। ये ठीक होगा, ये बैठकर एक दूसरे को घूरने से कोई फ़ायदा नहीं। मुझे कोई एतराज़ नहीं, इससे बेहतर और कुछ नहीं। हालांकि मुझे शक है कि हम में से कोई सो पाएगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़े। ब्लोर ने कहा, यही सोचता हूँ
अब वो रिवॉल्वर कहाँ है? वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए। अगली हरकत कुछ कुछ स्वांग सरीखी थी। चारों के चारों अपने अपने कमरे के सामने एक हाथ अपने अपने दरवाजे के हत्थे पर रखे खड़े थे। फिर मानो किसी संकेत पर हर एक ने अपने अपने कमरे में दाखिल होकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। चटकनियों, तालों और मेज़ कुर्सी खिसकाने की आवाज़ें आईं। 4 डरे हुए लोगों की सुबह तक घेरेबंदी हो गई थी। फिलिप लॉम्बार्ड ने दरवाजे के हत्थे के नीचे एक कुर्सी अड़ाने के बाद मुड़कर राहत की एक सांस ली। वो टहलता हुआ सिंगार मेज़ तक गया। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में उसने दिलचस्पी की अपने चेहरे को जांचा परखा। हाँ, इस सारे गोरख धंधे ने तुम्हें थोड़ा परेशान तो कर ही दिया है। अचानक वो अपनी भेड़िए सरीखी हंसी हंसा। उसने जल्दी से कपड़े उतारे। वो पलंग के पास रखी मेज़ पर अपनी गलाई घड़ी रखकर पलंग के पास गया। फिर उसने मेज़ का दराज खोला। वो वहीं खड़ा उस रिवॉल्वर को घूरता रहा जो उसके अंदर रखा हुआ था। वेरा क्लैथॉर्न बिस्तर में लेटी थी। मोमबत्ती अब भी उसके बगल में चल रही थी और फिर भी उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे बुझा दे। वो अंधेरे से डरती थी। वो बार बार खुद से कहती, तुम सुबह तक ठीक ठाक हो, कल रात कुछ नहीं हुआ था और आज रात भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा दरवाज़ा बंद है, चटकनी और ताला लगा है, कोई तुम्हारे पास नहीं फटक सकता। और अचानक उसने सोचा, निश्चय ही मैं यहाँ रह सकती हूँ, यहाँ अपने को बंद करके रह सकती हूँ। खाना पीना बहुत मतलब नहीं रखता, मैं यहाँ रह सकती हूँ सुरक्षित, जब तक कि मदद नहीं आती। भले ही 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, यहाँ रहें। हाँ, पर क्या वो यहाँ रह सकेगी लगातार, बिना किसी से बात किए, सोचने के अलावा और कुछ किए बिना? वो कॉर्नवाल के बारे में सोचने लगी थी, ह्यूगो के बारे में, जो उसने सिरिल से कहा था उसके बारे में। शैतान रिरियाता लड़का, हमेशा उसे तंग करता हुआ। मिस क्लेथॉर्न, मैं चट्टानों तक क्यों तैरकर नहीं जा सकता? मैं जा सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जा सकता हूँ। क्या ये वेरा की आवाज़ थी जिसने जवाब दिया था? बिल्कुल, तुम जा सकते हो सिरिल, सचमुच, मुझे ये मालूम है। क्या मैं जाऊँ फिर मिस क्लेथॉर्न? देखो सिरिल, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में बहुत घबरा जाती हैं। मैं बताऊँ, कल तुम चट्टान तक तैर कर चले जाना। मैं तुम्हारी माँ से बात करती रहूँगी और उनका ध्यान बटाए रखूँगी। और फिर जब वो तुम्हें खोजेंगी तो तुम वहाँ चट्टान पर खड़े उन्हें देखकर हाथ हिला रहे होंगे। वो दंग रह जाएंगी। ये तो बहुत अच्छा होगा मिस क्लेथॉर्न, कितना मज़ा आएगा। अब तो वो कह चुकी थी कल ह्यूगो न्यूकी जा रहा था। जब वो लौटेगा तब तक सब खत्म हो चुका होगा। हाँ, पर फ़र्ज़ करो ना हुआ, फ़र्ज़ करो सब गलत हो गया, सिरिल को समय से बचा लिया गया, और तब वो कहेगा मिस क्लेथॉर्न ने कहा था कि मैं जा सकता हूँ। खैर तो क्या, थोड़ा सा जोखिम तो उठाना ही होगा। अगर बात ना बनी तो वो ढिठाई से काम लेगी। तुम ऐसा गंदा झूठ कैसे बोल सकते हो सिरिल? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो उसकी बात पर निश्चय ही विश्वास कर लेंगे। सिरिल अक्सर कहानियाँ गढ़ा करता था, वो सच नहीं बोलता था। सिरिल को तो बेशक पता होगा, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और वैसे भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो उसके पीछे तैरने का दिखावा करेगी, लेकिन वो काफ़ी देर से पहुंचेगी। किसी को कभी शक नहीं होगा। क्या ह्यूगो को शक हुआ था? क्या इसलिए उसने उसे अजीब ढंग से देखा था, मानो दूर से जांच रहा हो? क्या ह्यूगो को पता चल गया था? क्या इसलिए वो सरकारी जांच के बाद इतनी जल्दी चला गया था? उसने उस चिट्ठी का भी जवाब नहीं दिया जो उसने उसे लिखी थी। ह्यूगो? वेरा ने बेचैनी से बिस्तर में करवट ली। नहीं नहीं नहीं, उसे ह्यूगो के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इससे बहुत तकलीफ़ होती थी। वो सब बीत चुका था, ख़त्म हो चुका था। उसे ह्यूगो को भूल जाना चाहिए। आज की शाम उसे क्यों महसूस हुआ कि ह्यूगो कमरे में उसके साथ था? उसने छत को ताका, उस बड़ी सी काली कटिया को देखा जो कमरे के बीचों बीच छत में लगी थी। इस कटिया पर पहले उसका ध्यान नहीं गया था। समुद्री सिवार इसी से लटकी हुई थी। अपनी गर्दन पर उस ठंडे चिपचिपे स्पर्श को याद करके उसे झुरझुरी आई। उसे छत में लगी वो कटिया पसंद नहीं थी। वो उसकी आंखें अपनी तरफ खींचती थी, आकर्षित करती थी। बड़ी सी काली कटिया। पूर्व इंस्पेक्टर ब्लोर अपने पलंग के किनारे पर बैठा था। उसके ठोस चेहरे में उसकी लाल सुर्ख छोटी छोटी आंखों में चौकन्नापन था। वो किसी जंगली जानवर की तरह था, हमला करने को तैयार।
उसे सोने की ज़रा सी भी इच्छा नहीं महसूस हो रही थी। खतरा अब उसके बहुत पास आ रहा था। 10 में से 6। अपनी सारी अक्लमंदी, अपनी सारी सावधानी और बुद्धि के बावजूद वो बूढ़ा जज बाकी सबकी राह पर रह गया था। ब्लोर ने जंगली संतोष से एक फुफकार छोड़ी। क्या था जो बूढ़ों हमेशा कहते थे, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अपने को सही समझने वाला घमंडी बूढ़ा पाखंडी अदालत में बैठा अपने को सर्वशक्तिमान ईश्वर जैसा महसूस करता हुआ। हो गया कबाड़ा, अब उसे सावधानी की कोई ज़रूरत नहीं। और अब वो 4 बचे थे। वो लड़की, लॉम्बार्ड, आर्मस्ट्रॉन्ग और वो खुद। बहुत जल्दी उनमें से एक और जाएगा, मगर वो विलियम हेनरी ब्लोर नहीं होगा। इस बात का उसे पूरा विश्वास था और वो इस बात का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन वो रिवॉल्वर, क्या हुआ उस रिवॉल्वर का? यही परेशान करने वाली बात थी, वो रिवॉल्वर। ब्लोर अपने पलंग पर बैठा था। भवें चढ़ी हुई थी। उसकी छोटी छोटी आंखें सुखड़ी और कसी हुई थी। वो रिवॉल्वर के मसले पर उधेड़-बुन कर रहा था। खामोशी से वो नीचे घड़ियों के घंटों की आवाज़ें सुन रहा था। आधी रात। अब वो थोड़ा ढीला पड़ा, यहाँ तक बिस्तर पर लेट भी गया, लेकिन उसने कपड़े नहीं उतारे। वो लेटा लेटा सोचता रहा, उस पूरे मामले को शुरू से परखता रहा, कायदे से, मेहनत से, जैसा कि वो अपने पुलिसिया दिनों में करता था। अंत में लगन ही काम आती थी। मोमबत्ती जलकर ख़त्म हो रही थी। ये देख कर कि माचिस उसके हाथ की पहुँच के भीतर है, उसे मोमबत्ती बुझा दी। अजीब ढंग से उसे अंधेरा बेचैन करने लगा, मानो हज़ारों पुराने डर जाग कर उसके दिमाग को अखाड़ा बनाकर एक दूसरे से लड़ने लगे हों। हवा में चेहरे तैरने लगे। उस सलेटी ऊन के स्वांग में सजा जज का चेहरा, श्रीमती रॉजर्स का ठंडा बेजान चेहरा, एंटनी मॉस्टन का बैंकनी सुखड़ा हुआ चेहरा, एक और चेहरा, जर्द चश्मा चढ़ाए, भूसे के रंग की छोटी सी मूंछ वाला। वो चेहरा उसने कभी ना कभी देखा था, मगर कब? इस टापू पर नहीं, उससे बहुत पहले। अजीब बात थी, वो उसके साथ किसी नाम को नहीं याद कर पा रहा था। बुद्धू जैसा चेहरा था असल में। बंदा थोड़ा बेवकूफ़ सा लगता था। अरे बेशक, उसे याद करके झटका सा लगा। लैंडर। ये सोचकर अजीब लगा कि वो बिल्कुल भूल गया कि लैंडर कैसा दिखता था। अभी कल ही वो उस बंदे के चेहरे को याद करने की कोशिश कर रहा था और कर नहीं पाया था, और अब वो सामने था, सारे नक्शिक साफ साफ, मानो उसने उसे कल ही देखा था। लैंडर की एक पत्नी भी थी, चिंता में डूबे चेहरे वाली पतली दुबली औरत। एक बच्ची भी थी, लड़की, लगभग 14 बरस की। पहली बार उसने सोचा कि आखिर उनका क्या बना था। वो रिवॉल्वर, उस रिवॉल्वर का क्या हुआ? ये कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। जितना ज़्यादा वो उसके बारे में सोचता, उतना ही ज़्यादा वो चकरा जाता। इस रिवॉल्वर वाले मामले को वो समझ नहीं पा रहा था। घर में किसी के हाथ में वो रिवॉल्वर लगा था। नीचे घड़ी ने 1 बजाया। ब्लोर के ख्याल अचानक बीच में ही रुक गए। वो बिस्तर में उठ बैठा, अचानक चौकन ना होकर, क्योंकि उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी थी, बहुत हल्की सी आवाज़। उसके सोने वाले कमरे के बाहर कहीं दूर अंधेरे घर में कोई चल फिर रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। कौन था जो इस तरह गुपचुप गलियारे में चल फिर रहा था? कोई ऐसा जिसका इरादा शर्तिया नेक नहीं था। अपनी भारी भरकम देह के बावजूद बेआवाज़ ढंग से वो बिस्तर से उतरा और 2 कदमों में दरवाजे तक पहुंचकर कान लगाए सुनने लगा। लेकिन वो आवाज़ फिर नहीं आई। तो भी ब्लोर को यकीन था कि उससे भूल नहीं हुई है। उसने अपने दरवाजे के ठीक बाहर पदचाप सुनी थी। उसके सर के बाल हल्के हल्के खड़े हो गए। एक बार फिर उसे खौफ का एहसास हुआ। कोई रात में दबे पांव चुपचाप घर में फिरता हुआ। उसने कान लगाकर सुना, पर वो आवाज़ फिर नहीं आई, और अब एक नया लालच उसे सताने लगा। उसके मन में बाहर जाकर जांचने की ज़बरदस्त इच्छा हुई। काश वो देख पाता कि कौन था जो इस तरह अंधेरे में घूम फिर रहा था। लेकिन दरवाज़ा खोलना बेवकूफ़ी होगी। बहुत करके वो दूसरा ठीक किसी का इंतज़ार कर रहा था। हो सकता है ये भी उसके इरादे में शामिल रहा हो कि ब्लोर वो सुने जो उसने सुना था, ताकि वो खोजबीन के लिए बाहर आए। ब्लोर तंग का खड़ा सुनता रहा। अब उसे हर जगह आवाज़ें सुनाई दे रही थी, चरमर, सरसराहटें, रहस्य बड़ी फुसफुसाहटें। लेकिन असलियत को ये जानने वाला उसका मजबूत दिमाग जानता था कि वास्तव में वो क्या थी। उसकी अपनी उत्तेजित कल्पना की उपज। और फिर अचानक
उसने कुछ ऐसा सुना जो कल्पना नहीं थी। कदमों की आहट, बहुत हल्की, बहुत सावधान, लेकिन कान लगाए सुनने वाले के लिए बिल्कुल